नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य बाई कामरान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न हैं और ये जो 20 प्रश्न हैं, मैंने इन प्रश्नों को एससीईआरटी पर आधारित खासतौर से बीपीएससी 4.0 के लिए जो भी हिंदी विषय से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इन प्रश्नों का संकलन किया है। आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने बीपीएससी 4.0 को कराने की घोषणा कर दी है और ये नोटिफिकेशन जैसे ही टीआरई 3.0 का रिजल्ट आता है, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसको ऐड करके बीपीएससी 4.0 के लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो भर्ती होती रहेगी, एग्जाम होते रहेंगे, नोटिफिकेशन आता रहेगा, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर आप इस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा भी नाम आने वाले जो रिजल्ट है, आगामी रिजल्ट में हमारा भी नाम हो, तो इसके लिए आपको अभी से कमर कसने की ज़रूरत है और अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे, तब जाकर के आप अपने सिलेबस को पूर्ण कर पाएंगे और एक बेहतर तरीके से आप अपनी परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी विषय का, खासतौर से चाहे आप 68 के लिए हो या 9-10 के लिए हो या 11-12 के लिए हो, और हिंदी विषय से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, अपने सफलता को पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंत तक देखें। जितने प्रश्नों का मैंने संकलन इसमें किया है, लगभग 20 प्रश्न, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ जो मैंने विकल्प दिया है और जिस युग से, जिस काव्यधारा से मैंने इन प्रश्नों को लिया है, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्नों को ही दे दिया गया है। अगर मैं किसी काव्यधारा से प्रश्न को लिया हूँ तो ये मान के चलिए कि वो काव्यधारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उस काव्यधारा के जो कवि हैं, जो महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं, तमाम चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो परीक्षा है वो उसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं किए जाते, सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, प्रश्न नहीं याद है, तो आप शायद उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। लड़ाई केवल 8-10 प्रश्न की होती है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस परीक्षा में मजबूती हासिल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं बिना देर करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। तो सूरदास के संबंध में ये जो विचार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आप देखेंगे बीपीएससी 4.0 में जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे या पहली बार बैठ रहे हैं, जो दूसरी तीसरी बार बैठेंगे, वो तो जानते हैं, अवगत हैं, लेकिन जो पहली बार बैठ रहे हैं उनके लिए मेरी ये सलाह है कि जो बीपीएससी द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें लगभग 5 विकल्प होते हैं और ये जो 5 विकल्प हैं, जो नए नए अभ्यर्थी होते हैं इन्हीं लगभग चौथे और 5वें विकल्प में फंस जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको 2 पता है, 1 नहीं पता है, और ये पता चला कि ये तीनों है, तो आपको जाहिर सी बात है 2 पता है तो इनमें से अधिक हो जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कंफ्यूजन रहता है और हमको ये नहीं पता होता कि इनमें से तीनों नहीं है, तो हम लेकिन किसी विकल्प पे जाते हैं और हमारा ध्यान नीचे की तरफ नहीं जाता है, ये डी और ई वाले में, इसलिए ये प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस स्तर की, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की समस्या ना हो। तो ये जो प्रश्न है इसका विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक इतिहासकार हैं, आलोचक हैं और निबंधकार भी हैं, कथाकार भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, आपके पाठ्यक्रम में एससीईआरटी में जो कक्षा 11-12 में भी लगभग आपके किसी न किसी बुक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो जो इनकी रचनाएं हैं वो आप पढ़ लीजिए, खासतौर से जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उसको। और सामान्य तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत प्रसिद्ध इतिहास है, और इस इतिहास में इन्होंने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इतिहास लेखन की किस पद्धति का इस्तेमाल किया है? तो विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया है। और इन्होंने
अपने इतिहास को नागरी पचाड़ी पत्रिका की एक विशेषांक था जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। कभी कभी प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को किसकी भूमिका में लिखा है, तो हिंदी शब्द सागर। इतना जानते रहिए कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को लिखा है। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किसकी कृति है, तो रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की कृति है और ये रोला छंद में। किस छंद में? रोला छंद में। कभी कभी प्रश्न आता है कि नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है, तो आप जानते रहिए रोला छंद में है। और नंददास जो है वो किस काव्य धारा के कवि हैं, आपको बताना है। और ये जो है ना, ये कृष्ण भक्त धारा के कवि हैं और इनका जो स्थान है कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत अष्टछाप में आते हैं। अष्टछाप में आते हैं और अष्टछाप में इनका स्थान सबसे नीचे आता है। ये सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं। और ये किसके शिष्य हैं? नंददास। तो ये हैं विठलनाथ के। जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना विठलनाथ ने की थी। और इसमें ब्रज भाषा के प्रसिद्ध 8 कवियों को शामिल किया गया था, जिसमें 4 जो कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो थे वो विठलनाथ के। तो अगर हम इनके अष्टछाप कवियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुंभन दास, फिर सूरदास। इसमें लिखने में थोड़ी समस्या है तो आप इसको सुन लीजिए और सुन करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद कुंभन दास, सूरदास, फिर उसके बाद परमानंद दास, उसके बाद कृष्णदास, उसके बाद गोविंद स्वामी, उसके बाद छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, उसके बाद चतुर्भुज दास, उसके बाद नंददास। तो ये हैं अष्टछाप के कवि। इनको आप जानते रहिए। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। तो अगला जो रचना है रसमंजरी किसकी रचना मानी जाती है, तो रसमंजरी जो रचना है वो भी नंददास की है। रसमंजरी जो है वो नंददास की है। और सूरदास जो है वो आप जानते हैं कि कृष्ण काव्य धारा के स्तंभ माने जाने वाले कवि हैं। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु पर शोकाकुल होकर के गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता हो, जो कुछ लेना हो सो ले। तो कहने का मतलब ये है कि पुष्टि मार्ग का जहाज। कभी कभी प्रश्न आता है कि उस सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, तो गोस्वामी विठलनाथ ने। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का विकल्प भी सही होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास के कुल 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें दुहावली सतसई है, बरवे नई का भेद है, श्रृंगार सोठा है, बन्नाष्टक है और खेल कौटुकुम है। तो ये सारी रचनाएं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के संबंध में कही। रहीमदास की जो संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रहीमदास अपने समय के कर्ण थे। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास को क्या कहा है, अपने समय का कर्ण कहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में कर्ण को दानी के रूप में जाना जाता है। तो रहीमदास की अंदर भी सारी कुछ इस तरह की विशेषताएं थी, इसलिए उनको कर्ण की संज्ञा दी है। तो कर्ण की संज्ञा रहीमदास को किसने दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि मतिराम कृत फूल मंजरी किसकी आज्ञा पर लिखी गई थी, तो आपको बताना है कि मतिराम कृत फूल मंजरी किसकी आज्ञा पर लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी जहांगीर की। आपके सामने विकल्प है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी, प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही है, जहांगीर। अगला प्रश्न है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है
तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। ये जो विचार है प्रबंध काव्य और मुक्तक के संबंध में किसका, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। 7वां प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया है। स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया है। तो स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि घोषित करने वालों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य के आदि कवि या आलोचक घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि इनमें रसा उपनाम से उर्दू में कौन कविता लिखता था। तो आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में जो भी कविताएं लिखी हैं वो रसा के उपनाम से लिखी है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में वो नाम है जिन्होंने अपने बहुत कम समय में हिंदी साहित्य को जो ऊंचाई प्रदान की है, उसमें आप चाहे भी जीव गद्य की जितनी भी विधाएं आपको देखने को मिलेंगी इन्हीं के युग से देखने को मिलेगी। और ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, पत्रकार भी थे, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में जरूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कवि है। 9वां प्रश्न है कि कालचक्र का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो कालचक्र का जो प्रकाशन है वो 1873 है और इसी पत्र के अंदर इन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी कि हिंदी नए चाल में ढली। तो हिंदी नए चाल में ढली किसके अंतर्गत ये बातें कही गई है, तो कालचक्र के अंतर्गत कही गई है। इस पत्रिका में 1873 में जो प्रकाशित हुई कालचक्र के नाम से, इसमें इन्होंने सबसे पहले हिंदी को नए चाल में ढलने की बात की। और इसके अवध में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था कि हिंदी नए चाल में नहीं ढली। तो किसने कहा था कि हिंदी नए चाल में ढली? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब कहा था? 1873 में। कहाँ कहा था? कालचक्र में कहा था। और किसने कहा कि हिंदी नए चाल में नहीं ढली? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। अगला प्रश्न है 10वां, हरिऔध किस युग के कवि माने जाते हैं। तो हरिऔध जो है वो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका प्रीप्रवास 1914 ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 1914 का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में किसका था? तो द्विवेदी युग का समय था। तो इसलिए हरिऔध किस युग के कवि हो जाएंगे? द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का द्विवेदी युग सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि इनमें से किसने साकेत महाकाव्य को जीवनवादी काव्य कहा है। साकेत महाकाव्य जो है वो 12 सर्गों में है और जिसमें इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में, और इसको जीवनवादी काव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। साकेत महाकाव्य को जीवनवादी काव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। और ये जो महाकाव्य है इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को ध्यान में रखते हुए इस महाकाव्य की रचना की गई है, जिसमें उर्मिला को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत के संबंध में जीवनवादी काव्य की बात की है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो है वो बिहारी की पंक्ति है और इसमें विरोधाभास अलंकार देखने को मिलता है। तो इसको आप जानते रहिए कि तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। तो ये दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। लेकिन उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहने की उद्घोषणा सबसे पहले किसने की थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। इन्होंने कहा था कि
हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है, जिसको रीतिकाल कहा जा सकता है, काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर इसे कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो इस दृष्टिकोण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले श्रृंगार शब्द का इस्तेमाल रीतिकाल की रचनाओं के लिए किया था या उसके समय के लिए किया था, लेकिन प्रमाणित रूप से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया। अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले श्रृंगार काल नाम किसने संबोधित किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है 14वां, रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो रस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र का है और ये रीतिकालीन कवि हैं। इनमें से भूषण किसके आश्रयदाता माने जाते हैं? तो भूषण शिवाजी के भी आश्रयदाता थे, साहू जी महाराज के भी आश्रयदाता थे और छत्रसाल बुंदेला के भी थे। तो इस तरह से विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, पहला है कि उसने मुझे चाय पर बुलाया, तो अधिकरण कारक हो गया यहाँ पर मैं पर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उसने मुझे चाय के लिए बुलाया, उसने मुझे बुलाया चाय के लिए, तो ये अव्यवस्थित वाक्य है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसने मुझे चाय के लिए बुलाया, ये विकल्प सही हो जाएगा सी, उसने मुझे चाय के लिए बुलाया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी सही होगा। 17वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है कि शब्द के अंत में जुड़कर जब विकार उत्पन्न होता है किसी शब्द में, तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रत्यय है। और शब्द के आरंभ में जब कोई शब्द जुड़ता है और जुड़ करके परिवर्तन लाता है शब्द में, तो उसे कहते हैं अव्यय। लेकिन यहाँ प्रत्यय पूछा है, तो मूल शब्द क्या है? विज्ञान। मूल शब्द क्या है? विज्ञान। इसमें इक प्रत्यय जोड़ दो तो वैज्ञानिक होगा। तो यहाँ पे विकल्प सी, 17वें का विकल्प सी होगा, इक प्रत्यय। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है क्या? इक। 18वां प्रश्न है कि इनमें से किस छंद में 14 और 12 मात्राओं पर यति के साथ, यति का मतलब होता है ठहराव के साथ, कुल 26 मात्राएं होती हैं। तो आपके सामने विकल्प है हरिगीतिका, इसमें 28 होती हैं। हरिगीतिका जो शब्द है ना, इसको आप 4 बार लिख करके और काउंट कर लो, आपको मात्राएं पता चल जाएगी। हरिगीतिका का मतलब, इसमें अगर इसको काउंट करोगे तो लगभग 7 मात्राएं आएंगी और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगी 28। तो इस तरह से 28 मात्रा हरिगीतिका में होती है। लेकिन इसमें गीतिका जो छंद है उसमें ये क्रम होता है, इसमें 14 और 12 की मात्राओं पर यति होती है। 19वां प्रश्न है कि जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां अलंकार होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, और इसके दो भेद होते हैं, एक सभंग श्लेष होता है, एक अभंग श्लेष होता है। सभंग श्लेष और अभंग श्लेष, श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, तो जहां पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहां होता है श्लेष अलंकार। प्रश्न पूछा गया जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां अलंकार होता है, तो होता है श्लेष अलंकार। इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। तो आपको बताना है कि इसमें रस कौन सा है। राम के रूप को निहार रही हैं, कौन देख रही हैं और मन ही मन मुग्ध हो रही हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई करटेक रहे पलटारत नहीं। तो वो एक टकटकी लगाए हुए हैं, उनके रूप उनके सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो गई है कि वो अपनी निगाहों को हटा नहीं रही हैं। तो जहां प्रेम की बात हो, रति की बात हो, रति प्रेम की बात हो, वहां होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका के मिलन की बात हो वहां संयोग श्रृंगार, और जहां नायक और नायिका के दूर होने की बात हो वहां होता है वियोग श्रृंगार। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी सही होगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के कुल 20 प्रश्न, जो कि बीपीएससी 4.0 हिंदी विषय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। और इसी तरह की वीडियो आपके समक्ष आती रहेगी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा और आपके
परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण होगा और जो प्रश्न आने लायक रहेंगे, बनने लायक रहेंगे, उन तमाम प्रश्नों को इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, स्नेह दें, और ताकि जो है मैं मोटिवेट होकर के आपके सामने उस तरह के प्रश्न लेकर के आऊँ जो आपके एग्जाम में हेल्प करें, सहायता करें। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। ये इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको कर सकते हैं। एक बात और है कि जो भी प्रश्न, जिस स्तर के प्रश्न, जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको अलंकार की बात की है, रस की बात की है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां से जिस टॉपिक से प्रश्न उठाया गया उस टॉपिक को आप पढ़ें, और पढ़ करके आप इस वीडियो को केवल 2-4-10 मिनट, जो भी 20 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको देख करके प्रैक्टिस के तौर पर उसको देख सकते हैं। और इसमें कुछ जाने वाला आपका नहीं है, जो भी आपकी तैयारी रहेगी उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।